नमस्ते, राधे राधे। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पर। तो हम लोग देख रहे थे मध्य प्रदेश में वर्ग 2 में जो रचनाएं लगी हुई हैं उनको। हमने पिछली क्लास में देखा था अपराजिता, जो कि इकाई 14 में लगा है, और आज हम देखेंगे दादी की घड़ी, और ये भी इकाई 14 में ही लगा है। ये रचना भी आपकी इकाई 14 में ही लगी है। तो आज क्या देखेंगे हम? दादी की घड़ी। किसने लिखा है? तो मालती जोशी ने लिखा है दादी की घड़ी। तो क्लास को आप शेयर करें, और उम्मीद करती हूँ पिछली क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। तो क्लास आप शेयर करें, लाइक करें, और उसके बाद हम आते हैं अपनी कहानी को पढ़ते हैं। इसमें दिया है कि आइए सीखें। क्या सीखेंगे हम? तो कहानी कला से हमको परिचय होगा। कार्य की सफलता में इच्छा शक्ति का महत्व इस कहानी से हम सीखेंगे, और संयुक्त परिवार में आपसी समन्वय और प्रेम का महत्व जानेंगे। निपात का प्रयोग जानेंगे, और वाक्य में पद क्रम का हमको ज्ञान होगा। तो इतनी चीजें हम इस कहानी में सीखेंगे। तो दादी की घड़ी कहानी से हमको क्या क्या सीख मिलेगी? कहानी कला से परिचय होगा, कार्य की सफलता में इच्छा शक्ति का महत्व, और संयुक्त परिवार में आपसी समन्वय और प्रेम का महत्व, और वाक्य में पदक्रम का ज्ञान होगा। तो शुरू करें कहानी। तैयार हैं आप सभी सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। घर भर में सबसे छोटा होकर दीपू बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। यूं तो उसके दोस्त तो ईर्ष्या ही करते कि पूरे घर में वह सबका लाडला है, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। दिन भर तो उसे सबकी डांट डपट ही सुननी पड़ती थी, हर तरह की बेगारी ढोनी पड़ती थी। इसके एवज में मम्मी या दादी थोड़ा सा दुलार दे देती तो कौन सी बड़ी बात थी। अब दिन भर बेचारा सबका काम करता, सबकी बातें सुनता, और इसके बदले दादी या मम्मी थोड़ा सा दुलार दे देती तो कौन सी बड़ी बात थी। तो इस कहानी का प्रमुख कैरेक्टर एक हमको मिल गया, दीपू। तो ध्यान देंगे, दादी की घड़ी कहानी में कौन है? दीपू है। दिया है कि दीदी और भैया तो उसके बिना पैसे का नौकर समझ के दिन भर नचाते रहते। तो जो दीदी और भैया थे वो दीपू को बिना पैसे का नौकर समझ के दिन भर नचाते रहते थे, और बहुत हुआ तो कभी एक आध टाफी या रंगीन चाक पकड़ा दी और छुट्टी। ऐसे मौके पे वह सोचता कि काश वह भी इन लोगों की तरह बड़ा होता तो घर में उसका भी कुछ रौब रहता। भैया या दीदी बड़े क्या बन गए हैं, अपने आगे किसी को कुछ गिनते ही नहीं। मान लिया कि बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि बाकी लोग निरे बुद्धू हैं। वाकई कम से कम दीपू के बारे में तो उनका यही ख्याल था। उन्हें इस बात की जैसे खबर ही नहीं थी कि दीपू अब बड़ा हो गया है, स्कूल जाता है, 4वीं कक्षा में पढ़ता है, और अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है। तो ये आपको ध्यान देना है कि दीपू किस कक्षा में पढ़ता है? 4वीं कक्षा में पढ़ता है, और अपनी कक्षा का मॉनिटर है। तो पूछ सकता है कि दादी की घड़ी की पात्र का जो है दीपू, वो किस कक्षा में पढ़ता है? तो 4वीं में। कहता है कि उनके लिए तो वही नन्हा मुन्हा दीपू था कि जब चाहा प्यार कर लिया और जब चाहा डांट के भगा दिया। अपनी नजर में तो दीपू बड़ा हो रहा था, 4वीं कक्षा में पहुंच गया था, मॉनिटर बन गया था, लेकिन घर वालों की नजर में वो छोटा ही था। जब मन चाहे लोग उसे दुलार देते, जब मन चाहे डांट के भगा देते। अन्याय की हद तो यह थी कि मम्मी पापा तक उन्हें कुछ नहीं कहते थे। छोटी वाली दोनों मेज उन दोनों ने घेर रखी थी। अलमारियों पर भी उनका ही दखल था।
और दीपू बेचारे के हिस्से में आई थी एक खूंटी, जिस पर वह अपना बस्ता टांगता था। पढ़ने के लिए मेज तो दूर, एक डेस्क तक नहीं था। पापा कई बार उसका मन रखने के लिए अपनी मेज पे जगह कर देते। पापा के पास बैठने पे आधी जान तो वैसे ही सूख जाती थी, पढ़ाई क्या खाक होती। दीपू बेचारा मम्मी के ट्रंक पे ही गुजारा कर लेता। तो दीपू के साथ बड़ा अन्याय हो रहा था। उसे केवल एक खूंटी मिला था अपना बैग टांगने के लिए, मेज रोज कुछ नहीं दिया गया था। पापा कभी कभी दुलार में कहते कि आओ मेरे मेज पे ही जगह खाली कर देता हूँ, पढ़ लो, पर डर के बारे उनके यहाँ वो जाता नहीं था और मम्मी के ट्रंक पे ही उसको गुजारा करना पड़ता था। कहते हैं कि दीदी भैया जब पढ़ते होते तो घर में उन्हें कोई ऊंची आवाज में बोलने तक नहीं देता था, लेकिन दीपू के पढ़ते वक्त वे रेडियो के सुर में सुर मिला के घर सिर पे उठा लेते थे। कहता है दीपू कि जब दीदी और भैया पढ़ाई करते हैं तो कोई शोर नहीं करता है, सब शांत हो जाते हैं, लेकिन जब दीपू पढ़ने बैठता है तो सब रेडियो की आवाज में आवाज मिला के और अपने भी गाने लगते हैं। दीपू के दोस्त दिन भर आते जाते रहते, कोई उन्हें बैठने तक को नहीं कहता, और दीदी भैया के पास कोई आता तो उसे बेकायदा नमस्ते करना पड़ता। मम्मी उनके लिए ढेर सारा नाश्ता बनाती रहती और दीपू बैरा बन के रसोई घर से ड्राइंग रूम तक नाचता रहता। दीदी की सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठियां पहुंचाना और भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता तो रोज का ही काम था। तो बेचारा दीपू के जब दोस्त आते थे तो उन्हें कोई नहीं पूछता था, कोई बैठने को नहीं कहता था, लेकिन जब वही उसके दीदी भैया के दोस्त आते थे तो चाय नाश्ता पानी स्वागत नमस्ते पूरा घर करता था। तो ये होता है, अब छोटे बच्चों के दोस्त आए तो उनको कोई नहीं पूछता है लेकिन जब बड़े बच्चों के वही दोस्त आते हैं, अरे तो मेरे बड़े बेटे का मित्र आया है, अच्छे से स्वागत किया जाता है। तो यही दीपू कहता है, और दिया गया है शिक्षण संकेत भी दिया गया है यहाँ पे कि कहानी को कैसे सुनाना है आपको बच्चों को। तो कहानी को बच्चों के समक्ष हाव भाव के साथ सुनाना है, मतलब कहानी पढ़े तो आपको भाव भी वैसा ही आना चाहिए एकदम, कि आप दीपू के कैरेक्टर है तो दीपू की तरह बन जाइए कि दीपू के मन की क्या उथल पुथल है, क्या कहना चाहता है। तो जब कोई कहानी हम पढ़ते हैं तो हमें उसके कैरेक्टर में उतरना पड़ता है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसे बेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये संकेत दिया गया है कि कैसे हमें कहानी पढ़ानी चाहिए। चलिए मैं भी कोशिश करूंगी कि वैसे ही किया जाए। फिर क्या दिया है कि घर में एक ही अलार्म टाइम पीस था और वह बारी बारी से दीदी या भैया के सिरहाने रखा रहता। दीपू की बड़ी साध थी कि हम भी सिरहाने घड़ी रखकर सोएं और उसकी सुरीली आवाज के साथ दिन की शुरुआत करें। तो घर में एक ही अलार्म था, वो बारी बारी से जब दीदी का उठने का टाइम होता तो उनके पास रखा जाता, जब भैया का उठने का टाइम होता तो उनके पास रखा जाता। दीपू के पास कोई नहीं रखता, लेकिन दीपू का भी बड़ा शौक था कि वो भी अलार्म की सुरीली आवाज के साथ दिन का शुरुआत करे। पर उसके भाग्य में तो सुबह 8 बजे पापा की डांट खाकर ही उठना लिखा था। तो ये ध्यान देना है कि दीपू कितने बजे उठता था, सुबह 8 बजे पापा की डांट खा के। आगे देखिए, दीदी और भैया की तरह उसके पास भी कलाई घड़ी होती तो कोई बात थी। वे लोग बड़े थे, घर की हर अच्छी चीज पे अपना ही हक जताते थे। उसे ताज्जुब होता कि इन लोगों की परीक्षाएं क्या रोज ही चलती रहती हैं, जब देखो तब 4 बजे से उठ के पढ़ने बैठ जाएंगे। तो दीपू को बड़ा ताज्जुब होता था कि रोज सुबह ये 4 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाते हैं, क्या इनकी रोज रोज परीक्षाएं होती हैं। एक दिन तो वह जिद पे अड़ गया, दीपू जिद पे अड़ गया। उसके स्कूल में दूसरे दिन इंस्पेक्टर आने वाले थे। उसने आते ही जोरदार शब्दों में ऐलान कर दिया
आज घड़ी मैं लेकर सोऊंगा। क्या हमें पढ़ाई नहीं करनी होती? जब देखो तब इन्हीं की शान चलती है। तो दीदी कहने लगी, कितने बजे उठना है, मैं जगा दूंगी। तो दीपू कहता है, वाह साहब, दूसरों ही से कहना होता तो मम्मी से ना कहते, कम से कम प्यार से तो जगाएंगी। दीपू कहता है कि अगर किसी से जगवाना ही होता तो हम अपनी मम्मी से नहीं कह देते, तुमसे क्यों कहेंगे, मम्मी हमको प्यार से जगा देगी। तो आखिर मम्मी को दया आ ही गई। बोली, मम्मी बोलती है, उसकी बड़ी बहन का नाम सीलू है, कि सीलू, तेरी तो आज परीक्षा खत्म हो गई है, कल तो तुझे जल्दी नहीं उठना है, एक आध बार दीपू का भी मन रख लिया करो। तो ये मम्मी कहती है, क्योंकि मम्मी को तो सभी बच्चे प्यारे होते हैं। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर आया है सीलू। सीलू को ध्यान देना है, दीपू की बड़ी बहन है सीलू, तो आप इसे ध्यान देंगे। अब मम्मी की सिफारिश काम कर गई। रात को घड़ी वाला स्टूल उसके सिरहाने था। उसे तो खुद चाबी भरने की इच्छा थी, पर दीदी का चेहरा देख के चुप कर गया। घड़ी मिल रही थी, यही बहुत था, उसके आगे जिद क्या करे बेचारा। किसी तरह उसे घड़ी मिल गया अलार्म का। रात भर उसे अलार्म के सपने आते रहे। उसने अपनी सारी किताबें तकिए के नीचे रख ली थी। टेबल लैंप लगाने की भी सोच रहा था, पर डर के मारे चुप रहना पड़ा। वह 5 का अलार्म लगा के सोया था, पर सुबह उठा तो धूप रोज की तरह कमरे में फैल चुकी थी। सिरहाने देखा तो घड़ी स्टूल समेत गायब थी। तो वो समझ गया कि दीदी ने उसके सो जाने के बाद यह कारस्तानी की होगी। तो वह जोर से चिल्लाया, मम्मी। तो मम्मी कहती है, क्या है रे? रसोई से मम्मी की चिड़चिड़ी आवाज आई। सुबह सुबह उनके पास फालतू वक्त नहीं होता। दीपू कहता है, मेरी घड़ी कहाँ गई? कमरे में कंघी करती हुई दीदी की ओर संदेह भरी नजरों से देखते हुए वह चिल्लाया, घड़ी तो राजा भैया परलोक सिधार गई। दीदी की आवाज में इतनी मिठास थी कि दीपू घबरा गया। तो पूछा, दीपू क्या हुआ? तो दीदी बोली, होना क्या था, रात को आपने वह किकी मारी कि वह हाई जंप कर गई। सेव करते हुए भैया ने जवाब दिया। भैया क्या कहता है कि लेकिन वह तो सिरहाने रखी थी, किक कैसे लगी? दीपू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आपका सिर तो सिरहाने नहीं था। भैया ने मुंह बनाते हुए कहा कि सारी रात तो बिस्तर पे इधर से उधर चलक दमी करते रहते हो। उफ, क्या जोर से आवाज हुई थी गिरने की। सारा घर जाग गया था सिवाय आपके। दीदी ने फिर चिढ़ाया। तो ये क्या हुई थी कि अब वो तो सिरहाने रख के दीपू अपनी घड़ी को सोया था, लेकिन वो छोटे बच्चे अपने बेड पे इधर से उधर जाते रहते हैं, तो वो अपना बेड पे घूमते घूमते अपना अब जहां सिरहाने की तरफ अपना पैर ला दिया और पैर से घड़ी को तेज से किक मारा और घड़ी गिर गई। सारा घर जग गया सिवाय दीपू के। तो यही सब उसके भाई बहन चिढ़ा रहे हैं। तो लाड करने की भी हद होती है। पापा मम्मी पे झल्ला रहे थे। पापा कहते हैं कि लाड करने की भी एक हद होती है। जरा सी जिद के लिए घड़ी का सत्यानाश करवा दिया। 15 से 20 रुपए कम नहीं लगेंगे सुधरवाने में। तो ये भी ध्यान देना है कि घड़ी सुधरवाने में 15 से 20 रुपए लगेंगे। अब दीपू इस चौतरफा हमले में एकदम रुआसा हो गया। आंगन में पड़ी खटिया पे चुपचाप जा बैठा। एक तो एक दिन के लिए बेचारे को घड़ी मिली थी और वो भी घड़ी की हालत क्या हो गई, खराब हो गई। तो यही आपका दीपू है और ये दीपू की दादी का चित्र यहां दिखाया गया है। चलिए आगे आके देखते हैं। तो अब दादी पूछती है, क्या हुआ रे? तुलसी के चौरे के पास माला जपती दादी ने पूछा, क्या हुआ? तो दीपू कहता है कि सोते में मुझसे घड़ी टूट गई है।
और सब के सब मुझे डांट रहे हैं। और उसे अब सचमुच रोना आ रहा था। दादी कहती है कि तू भी निरा बेवकूफ है, जरा सी घड़ी के पीछे सबकी चिरौरी करता फिरता है। तो दीपू कहता है क्या करूं, मुझे पढ़ने के लिए सवेरे उठना जो होता है। तो दादी कहती हैं कि अच्छा यह बता कि जब घड़ियां नहीं होती थी तब क्या लोग जगते नहीं थे? मुझे ही देख, कार्तिक में रोज 4 बजे नहाती हूँ, 12 महीने नहा धो के लक्ष्मी नारायण की आरती में पहुंच जाती हूँ, सो मैं क्या घड़ी लेके सोती हूँ? तो दादी की बात ने उसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। कहा सच दादी, तुम कैसे इतने सवेरे जाग जाती हो? तो दादी कहती है कि एक बात है, किसी से कहोगे तो नहीं, मेरी तरकीब अपने पास ही रखना। तो दीपू ने सिर हिला दिया। दादी उसे अपने बिस्तर के पास ले गई और बोली कि देख, यह जो मेरा तकिया है ना, इससे रात को सोते समय मैं कह देती हूँ कि भाई तकिए राम, सुबह 4 बजे जगा देना, और बस यह जगा देता है। तो दीपू ने तरकीब सुनी तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गई। दिन भर यही इंतजार रहा कि कब रात हो तो वह तकिए का करिश्मा देखे, और रात को उसने सबकी नजर बचा के तकिए से अपनी बात कही और इत्मीनान से सो गया। पर सुबह उठा तो वही 8 बज रहे थे। दूसरे दिन भी यही हाल रहा, तीसरे चौथे दिन भी उसका यही हाल रहा। रोज तकिया से कह के सोता था कि सुबह जल्दी उठा देना, पर उठने में उसको देर हो जाता था। फिर उसने यह नुस्खा अपने मन से निकाल दिया। समझ गया कि दादी भूत प्रेतों और परियों की कहानियों की तरह यह तरकीब भी निरी गप्प ही थी। एक शनिवार को उसे फिर घड़ी की जरूरत मालूम हुई, पर इस बार उसने जिद नहीं की, वरन दीदी से कहा, दीदी सुबह मुझे 5 बजे जगा दोगी? तो दीदी कहती है कल ना बाबा ना, कल तो इतवार है, कल तो अपने आराम 8 बजे के पहले नहीं उठने की। दीदी कहती है कि कल तो इतवार है, कल मैं 5 बजे नहीं जगाऊंगी, क्योंकि कल तो मैं 8 बजे से पहले उठूंगी नहीं। फिर कहती है कि और कल तुम्हें कहाँ तीर मारने जाना है? भैया कहता है कि कल कहाँ जाओगे तीर मारने 5 बजे उठ के? भैया के इस प्रश्न पे उसे बड़ा गुस्सा आया। हमेशा की तरह मम्मी ने उसका पक्ष लिया। बोला, अरे कल इसकी ट्रिप जा रही है, सांची जाएगी सब बच्चे, मुझे तो सारा काम निपटाते रात को इतनी देर हो जाती है कि सुबह की हामी नहीं भर सकती। तो फिर कहता है कि तो दादी से कह देना दीपू, 5 क्या वो 4 बजे ही जगा देगी। पता नहीं ये बूढ़े लोग कैसे इतने सवेरे से क्यों उठते बैठते हैं। ये कहती हुई दीदी अपनी रजाई में दुबक गई। बोली कि कल इतवार है, कल तो घर में कोई नहीं जल्दी उठेगा, मम्मी को देर हो जाता है काम करते हुए ही, और हम तो कल 8 बजे से पहले उठने वाले नहीं हैं। हाँ, एक दादी हैं जो 4 बजे साल के 12 महीना उठती हैं, तुम उनसे कह देना, वो तुम्हें जगा देंगी। और ये कहती हुई दीदी रजाई में दुबक गई। दादी तो घर पे थी नहीं, और 12 बजे से पहले उनके कीर्तन से लौटने की आशा भी नहीं थी। बेचारा दीपू हताश होकर तकिए का आसरा लिया और बोला कि तकिए भाई, मेहरबानी करके कल तो जगा ही देना, ठीक 5 बजे, 7 बजे तो बस भी निकल जाएगी। कैसा आश्चर्य था, सुबह जब उसकी आंख खुली तो चारों ओर अंधेरा ही था। वह तो समझा कि रात ही है, और डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद ही दादी के कमरे से
रघुपति राघव राजा राम की आवाज आई और उसको कुछ धीरज बंधा। दौड़कर दादी के कमरे में गया तो वह अभी रजाई में ही थी। तो अब जाके दौड़ के कहता है दादी के कमरे में, दादी मैं तुमसे पहले जग गया। दादी बोली उसे रजाई में लपेटते हुए, क्यों रे इतना जल्दी? दीपू बोला, आज पिकनिक पर जो जाना है, पता है हम लोग सांची जाएंगे और मम्मी को देखो अब तक सो रही है, खाना कब बनेगा? 7 बजे पहुंच जाना है स्कूल। दीपू ने शिकायत की दादी से कि मम्मी अब तक सो रही है, मैं जग गया, पता नहीं खाना कब बनाएगी, 7 बजे तो मुझे स्कूल पहुंच जाना है। तो दादी कहती है कि तो अभी तो बहुत देर है, अभी तो 5 ही बजे हैं। तो दीपू खुशी से चिल्लाया, 5? तब तो तकिए भाई ने ठीक समय पे जगा दिया। तो दादी कहती है, मैं कहती थी ना। बोला, कहाँ दादी? दीपू ने शिकायत की कि इतने दिनों तक तो एक बार भी नहीं जगाया। तो दादी ने उसे पास सटाते हुए कहा, दीपू बेटा तू तो पागल हो गया है, तकिया भी कहीं बोलता है? असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है, जब हमें जरूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। घड़ी की आवाज तो तू बंद भी कर सकता है, पर इसकी आवाज बंद नहीं होती, ये जगाकर ही छोड़ती है। बहुत अच्छी बात दादी ने कहा है और ये बात सही भी है। आप यदि रात में सोच के सोएंगे, एकदम बिना अलार्म का आप सोइए और एकदम ये सोच के सोएंगे ना मन से कि मेरी नींद सुबह 5 बजे खुल जाए, 4 बजे खुल जाए, तो आपकी नींद उस समय कंफर्म है कि खुलेगी ही खुलेगी, 4 बजे खुल जाएगी। अगर सोच के रात सोने से पहले सोचे हैं यदि आप, तो उस समय खुलेगी, भले उसके बाद फिर आप सो जाएं, लेकिन नींद आपको उस समय एक बार जरूर खुलती है। ऐसा मैंने देखा है। मैं जब सोचती हूँ कि सुबह मुझे इतने बजे उठना है तो उठ जाए। अगर अलार्म लगा दूंगी कि 4 बजे उठना है तो अलार्म तो 7 बजा देगा, बजता रहेगा, बंद होता रहेगा, मोबाइल स्विच ऑफ भी हो जाती है, अलार्म नहीं जगा पाता है। लेकिन यदि आप सोच के सोएंगे ना कि मुझे इतने बजे उठना है, तो आपकी नींद एक बार जरूर खुलेगी उस समय पे। तो ये होता है, असली अलार्म तो हमारे अंदर होता है। हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, बस इच्छा होनी चाहिए कि सुबह जगना है, जग जाएंगे। तो यही दादी कहती है कि जब जरूरी होता है, तुमने अपने दिल से कहा तो तुम्हारे दिल ने तुम्हारी आवाज सुनी, तुमको जगा दिया। अब इस अनोखी घड़ी का राज पाके दीपू बहुत खुश हुआ। और यही कहानी थी मालती जोशी की दादी की घड़ी। उसे घर में कोई नहीं घड़ी देता था, तो दादी ने उसे घड़ी दिया, घड़ी नहीं दिया, उपाय दिया। तो देखिए कहानियों का शीर्षक यही होता है, शीर्षक तो कुछ रहेगा और पर पढ़ेंगे तो उसका कुछ और निकलेगा कि दादी की घड़ी क्या थी। हम लोग सोचेंगे दादी ने कोई घड़ी दिया होगा दीपू को या कोई विशेष घड़ी होगी, पर दादी की घड़ी तो उपाय था ये। जो दादी कहती है कि दीपू बेटा तकिया बोलता नहीं है, असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। तो बड़ी अच्छी कहानी थी, छोटी सी प्यारी सी कहानी थी। तो इस कहानी में आपको ध्यान देना था, दीपू की दादी थी एक, और दादी 4 बजे उठती थी और रघुपति राघव राजा राम सुबह गाती थी। और उन्होंने कौन सा उपाय बताया दीपू को, ये भी ध्यान देना है। दीपू की एक बड़ी बहन सीलू थी, उसका एक भाई भी था, तो और किसी का नाम नहीं आया है, केवल दीपू और सीलू नाम 2 ही कैरेक्टर का आया है। लेकिन परिवार में इनके कुल देखे तो एक भाई और एक बहन और एक दीपू, 3 माता पिता, 5 और एक दादी, 6 सदस्य हैं इनके परिवार में। और दीपू को जाना था पिकनिक पे, कहाँ जाना था, सांची जाना था। ये भी आपको ध्यान देना है कि सांची उसको पिकनिक पे जाना था। तो यही सब स्टोरियां हैं। और घड़ी बिगाड़ देता है, 15-20 रुपया लगता है उसको। और दीपू 8 बजे उठता था पापा की डांट खा के, केवल एक दिन उठा था वो 5 बजे। तो यही कहानी थी। इस कहानी से यही प्रश्न बनेंगे, इससे अधिक प्रश्न इस कहानी से नहीं बनेंगे। जितना मैंने बताया पॉइंट आप उतना ध्यान दीजिए, 2-4 लाइन का पॉइंट है, नोट कर लीजिए। और आनंद आया होगा आप लोगों को भी कहानी पढ़ के। तो मालती जोशी की ये कहानी, अब इनके बारे में भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा। श्रीमती मालती जोशी
देश की स्थापित कथाकारों में से एक है। मध्य प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाने वाली महिला कथाकार की कहानियां बाल कथा साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। बाल कहानियों में जहां बाल मनोविज्ञान का बारीकी से अंकन हुआ है, वहीं उनके नैतिक विकास का भी पूरा ध्यान रखा गया है और दादी की घड़ी कहानी उन्हीं में से एक है। तो ये आपकी मालती जोशी थी। कुछ शब्दार्थ दिया गया है, इनको भी देख लीजिए। दिया गया है कि लाडला, अन्याय, हताश, निरे, चौतरफा, सुर में सुर मिलाना। दिया है कि शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज के लिखिए, ये काम है। तो लाडला मतलब तो होता है प्यारा, दुलारा, और हताश मतलब निराश होता है। अन्याय मतलब जिसके साथ न्याय न हो, अन्याय होता है। और चौतरफा मतलब चारों तरफ होता है। चौतरफा मतलब चारों तरफ। सुर में सुर मिलाना मतलब एक साथ गाना। और नीरे का अर्थ होता है एकमात्र। क्या होता है? एकमात्र या कोरा। कोरा को जैसे कहते नहीं एकदम कोरा है, ये कोरा कागज, या एकमात्र ये भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा। सुर में सुर मिलाना मतलब लय ताल के साथ गाना। तो बड़े आसान आसान शब्दार्थ दिए गए हैं, इनमें कोई नहीं है। बच्चों का है तो कैसा देगा। कुछ बोध प्रश्न है कि दीपू को दादी और भैया की तरह कौन कौन सी सुविधाएं नहीं मिल पाती, दीपू को दीदी और भैया की तरह कौन कौन सी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। तो पहले तो उसको घड़ी नहीं दिया जाता था, घड़ी के लिए उसको बड़ा संघर्ष करना पड़ा। उसको टेबल नहीं मिलता था, उसके दोस्तों का आदर नहीं होता था। तो यही सब सुविधाएं थी। फिर दिया कि दूसरा प्रश्न कि बिना अलार्म घड़ी के दादी सुबह कैसे उठ जाती थी। तो दादी अपने दिल से कहती थी कि मुझे उठा देना, अपने मन में ठानती थी। अपने तकिए से कहती थी कि तकिया महाराज मुझे उठा देना, तकिया उनको सुबह उठा देता था। ये उपाय बताती हैं। फिर दिया गया है कि पिकनिक पर जाने के समय दीपू समय पे कैसे जग गया। तो रात को वो तकिया से कह के सोया था कि तकिया मुझे जगा देना, अपने मन में सोच के सोया था, तो वो जग गया। और दादी ने अनोखी घड़ी का क्या राज बताया। तो आपने देखा ही, दादी ने बताया कि जब हम अपने मन में दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो हम जग जाएंगे। कितना जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। तो यही है। फिर दिया है कि सही विकल्प चुनिए कि दादी ने दीपू को सुबह समय पर उठने के लिए क्या तरकीब सुझाई। तो तरकीब सुझाई कि तकिए से कहो कि तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना, यही वाला। फिर भाषा अध्ययन दिया है कि शुद्ध उच्चारण कीजिए। ईर्ष्या, खूंटी, चिट्ठियाँ, ताज्जुब। फिर दिया है कि वाक्यों में मुहावरे को छाट कर लिखिए। तो यही सब दिया है। तो ये कहानी हमारी यहीं पे समाप्त होती है और समझ में आ गई होगी आप लोगों को दादी की घड़ी मालती जोशी की कहानी। तो इकाई 14 में लगी हमने 2 कहानियां देख लिया है, एक तो अपराजिता और एक दादी की घड़ी। तो उम्मीद है कि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट में आपको बताना है, क्योंकि आपका कमेंट मोटिवेशन होता है, पता चलता है। कोई कमी हो तो उसमें सुधार करेंगे। और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जितना शेयर करेंगे आपको उतनी क्लासें मिलेंगी। और भी मैं कोशिश करूँगी अच्छा करने का, जल्दी करने का। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना चाहते हैं पढ़ना। पढ़ने वाला तैयार हो तभी पढ़ाने वाला क्योंकि हमको मोटिवेशन आपसे मिलता है, आपको हमसे मिलता है। और बिना मोटिवेशन के कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो सबके अंदर एक ऊर्जा होनी चाहिए। तो वो सबको चाहिए होता है। हमको भी काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। क्योंकि अपना समय हमको देना है, एक तो एनर्जी लगानी है, एक तो खोजना है रचनाओं को। तो अब बिना मोटिवेशन के, बिना ऊर्जा के कोई कैसे करेगा। तो ये मोटिवेशन आप ही से मिलेगा हमें, और हमको आपसे मिलेगा। ठीक, तो ये चलता रहता है। तो बताइएगा कैसा लगा और खूब शेयर करें। पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करें। सारी लाइव क्लास में आप जुड़ा करें। 8 बजे मेरी प्रतिदिन क्लास होती है और सर की क्लास होती है 10 बजे। तो आप सभी को जुड़ना है।
और क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में।